नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है ज्योग्राफी बाई सुनील सर आपके चैनल पर। आज हम पर्यावरण अध्ययन में एक नई कड़ी लेते हैं, पर्यावरण की संरचना। पर्यावरण की संरचना में हम देखेंगे कि पर्यावरण को किन किन भागों में बांटा गया है। तो हमारा जो पर्यावरण है उसको हमने चार भागों में या चार मंडलों में विभाजित किया है। नंबर एक, वायुमंडल। नंबर दो, जलमंडल। नंबर तीन, स्थल मंडल। और नंबर चार, जैव मंडल। ये चार मंडल मिलकर हमारे संपूर्ण पर्यावरण का निर्माण करते हैं। वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल और जैव मंडल। ये सभी मंडल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन सभी का एक दूसरे से गहरा संबंध है। जैसे हम बात करें जैव मंडल की बात करें, जैव मंडल में हमारे प्राणी, पौधे, पादप सभी शामिल हैं। इनका अस्तित्व स्थल मंडल, जल, स्थल के बिना पेड़ पौधे और जीवों का अस्तित्व नहीं है। इसी प्रकार सभी जीवों के लिए जल की आवश्यकता है, तो जल के बिना भी इनका अस्तित्व संभव नहीं है। और साथ साथ वायुमंडल, वायुमंडल की भी सख्त आवश्यकता होती है सभी जीवों को जीवित रहने के लिए, क्योंकि वायुमंडल से ऑक्सीजन मिलती है। इसके साथ साथ वायुमंडल में बहुत सारी मौसमी परिघटनाएं या घटनाएं होती हैं जिनसे हमारी जलवायु निर्धारित होती है। अभी हम बात करते हैं, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं वायुमंडल। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर हजारों किलोमीटर तक, पृथ्वी के चारों ओर हजारों किलोमीटर तक फैले हुए गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। हमारे वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। गैसों के साथ साथ जलवाष्प, धूलकण, परागकण आदि भी पाए जाते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पृथ्वी पर जो वर्षा होती है या फिर जो आसमान में बादल बनते हैं, ये सारी परिघटनाएं वायुमंडल के ही कारण होती हैं। वायुमंडल में जलवाष्प होती है, इस जलवाष्प से ही बादलों का निर्माण होता है और वर्षा होती है। अब हम यहाँ देखते हैं कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती है। वायुमंडल में मुख्यतः जो गैसें पाई जाती है वो निम्न है। नंबर एक है अपने नाइट्रोजन। हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है जो 78% है। इसके बाद में हमारी मुख्य गैस आती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 21% है। और तीसरी मुख्य गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड या CO2। कार्बन डाइऑक्साइड यह है 0.03% पाई जाती है। इसके साथ साथ अन्य गैसें भी पाई जाती हैं। अन्य गैसों में आपके आती हैं नियॉन, जिनॉन, आर्गन, हीलियम, हाइड्रोजन। ये सभी गैसें मात्र 1% के आसपास, लगभग 1% के आसपास इनका हिस्सेदारी है। ये हो गई हमारे वायुमंडल की रासायनिक संरचना। यानी कि वायुमंडल में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, CO2 और 0.03% यानी कि 0.03%, और अन्य गैसें लगभग 1% मात्रा में पाई जाती हैं। इसके बाद हम देखेंगे वायुमंडल की संरचना, कि वायुमंडल की संरचना किस प्रकार से हुई है और वायुमंडल में कौन कौन सी परतें या कौन कौन से मंडल पाए जाते हैं। वायुमंडल को मुख्यतः वायुमंडल को मुख्यतः 5 परतों या 5 मंडलों में विभाजित किया गया है। नंबर एक, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल की ऊंचाई, सबसे पहले हम बात करें क्षोभ मंडल की ऊंचाई। औसत ऊंचाई होती है क्षोभ मंडल की 13 किलोमीटर। औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर। ध्रुवों पर यदि हम देखें तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर
8 किलोमीटर, और भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक है। वो इसलिए है कि जो भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, जबकि ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है। इस कारण क्षोभ मंडल की ऊंचाई भूमध्य रेखा पर अधिक है और ध्रुवों पर कम है। औसत ऊंचाई की बात करें तो क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर होती है। इसके साथ साथ हम देखें सभी मौसमी घटनाएं सभी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही होती हैं, जैसे वर्षा, तूफान और चक्रवात। वर्षा, तूफान, चक्रवात आदि सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं। इसके साथ साथ इसके साथ साथ क्षोभ मंडल में एक चीज और देखने को मिलती है कि जैसे जैसे हम क्षोभ मंडल में ऊंचाई की ओर जाते हैं तो ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है। धरातल से जैसे जैसे ऊंचे ऊपर जाएंगे तो ऊंचाई के साथ ताप में कमी होती है, और ये जो कमी होती है क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ जो कमी होती है तापमान में, इस कमी को हम बोलते हैं सामान्य पतन दर। सामान्य पतन दर, या इंग्लिश में इसको बोल देते हैं हम नॉर्मल लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स रेट, इसको शॉर्ट में कह देते हैं NLR। यदि आपके क्वेश्चन आ जाए कि पृथ्वी का NLR कितना है या NLR कितना है या सामान्य ताप पतन दर कितनी है, तो यह है अपनी 1 डिग्री सेंटीग्रेड। NLR, पृथ्वी का जो NLR है 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 165 मीटर, यानी कि 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाएगा। और दूसरी तरफ देखें हम तो 6.5, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाएगा। ये क्षोभ मंडल की विशेषता है। औसत ऊंचाई इसकी 13 किलोमीटर, ध्रुवों पर ऊंचाई 8 किलोमीटर, भूमध्य रेखा पर ऊंचाई 18 किलोमीटर। सभी मौसमी घटनाएं इसमें होती हैं क्योंकि यहाँ जलवाष्प सबसे ज्यादा पाई जा रही है क्षोभ मंडल में। वर्षा, तूफान, चक्रवात आदि सभी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी आती है। यहाँ सामान्य पतन दर, जिसको हम NLR कह रहे हैं, नॉर्मल लैप्स रेट कह रहे हैं, ये 1 डिग्री प्रति 165 मीटर होती है या 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर होती है। इसके साथ साथ कुछ जो हेलीकॉप्टर उड़ते हैं या स्थानीय उड़ानें, जो कम दूरी की उड़ानें होती है, कम दूरी की उड़ानें होती हैं, कम समय की जो उड़ानें होती हैं, वो उड़ानें क्षोभ मंडल में ही भरी जाती हैं। हेलीकॉप्टर की उड़ान, यानी कि हेलीकॉप्टर क्षोभ मंडल में ही उड़ते हैं। ओके, क्लियर? उम्मीद करता हूं कि क्षोभ मंडल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगले मंडल की हम बात करते हैं। अगला है हमारा समताप मंडल, 2 नंबर। दो नंबर पर आता है हमारा समताप मंडल। इसकी ऊंचाई की बात करें हम, समताप मंडल क्षोभ मंडल के ऊपर पाया जाता है और यह 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। क्षोभ मंडल से ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह विस्तृत है। इसकी खास बात यह है कि इसके कुछ क्षेत्र में तापमान समान होता है, तापमान में ज्यादा घटा बढ़ी नहीं होती है, इसीलिए इसको समताप मंडल कहते हैं। इस मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है।
समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है, जिसे हम ओजोन मंडल के नाम से जानते हैं। और ओजोन मंडल 20 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच में विस्तृत है। ओजोन मंडल 20 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच में विस्तृत है। ओजोन मंडल, ओजोन गैस का काम क्या है? ओजोन गैस सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज यानी कि पराबैंगनी किरणें, जो पराबैंगनी किरणें सूर्य से हमारे धरातल पर आ रही हैं, उन किरणों को यह मंडल रोक लेता है। यानी कि ओजोन गैस इन पराबैंगनी किरणों को एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, जिससे ये पराबैंगनी किरणें धरातल पर नहीं आती हैं। धरातल पर नहीं आती हैं तो पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं की रक्षा इससे हो जाती है। ओके, लेकिन यहाँ ओजोन गैस खुद खतरे में है, क्योंकि ओजोन गैस में भी पता लग रहा है कि कुछ कुछ स्थानों पर, ध्रुवों पर एक आध जगह पता लगा है कि ओजोन गैस की जो परत है वो बहुत पतली होती हुई जा रही है। यह एक खतरे का निशान है। अब ओजोन गैस की परत यदि पतली हो जाएगी तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें आसानी से धरातल पर आएंगी और यहाँ के जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाएंगी। तो ओजोन गैस के लिए जो नुकसानदायक है वो है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस ओजोन मंडल को नुकसान पहुंचा रही है। और ये गैस निकलती कहां से? ये गैस निकलती है जितने भी हमारे प्रशीतक है, जैसे हमारा फ्रिज हो गया, AC हो गया, इन उपकरणों से इस गैस का उत्पादन होता है और यह वायुमंडल में जाकर ओजोन मंडल को खतरा पहुंचा रही है। ओके, आगे हम बात करें समताप मंडल में, आगे बात करें, इसकी ऊंचाई होगी, ओजोन मंडल हो गया। आगे हम देखते हैं कि इस मंडल में, समताप मंडल में बादल नहीं पाए जाते, यहां बादल नहीं बनते हैं। और बादल नहीं बनते हैं इसीलिए समताप मंडल में अंतरराष्ट्रीय स्तर की उड़ानें भरी जाती हैं। यानी कि जितने भी हमारे विमान हैं, जो हमारे हवाई जहाज हैं, वो समताप मंडल में ही उड़ते हैं, क्योंकि बादल तो है नहीं, कोई डिस्टरबेंस है नहीं, मौसम का कोई खतरा नहीं है। मौसमी जितनी भी घटनाएं हो रही है वो क्षोभ मंडल में हो रही है। क्षोभ मंडल को पार करके हवाई जहाज समताप मंडल में चला जाता है, तो वहां किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं है। ओके, दो हमारे मंडल हो चुके हैं, क्षोभ मंडल और समताप मंडल। तीसरा हम बात करते हैं मध्य मंडल। तीसरा मंडल है हमारा मध्य मंडल। मध्य मंडल की हम यदि बात करें तो मध्य मंडल की ऊंचाई होती है 80 किलोमीटर तक। ऊंचाई 80 किलोमीटर तक। और मध्य मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है। मध्य मंडल में ऊंचाई के साथ ताप में कमी, ये दो विशेषताएं इसकी, ऊंचाई 80 किलोमीटर तक और ऊंचाई के साथ तापमान में कमी। चौथा मंडल हमारा आता है आयन मंडल। आयन मंडल, आयन मंडल को हम देखते हैं कि इसकी जो ऊंचाई है 80 से 400 किलोमीटर के बीच में है। आयन मंडल की ऊंचाई 80 से 400 किलोमीटर। यहां जो गैसें हैं, आयन मंडल में जो गैसें पाई जाती हैं, ये गैसें आवेशित रूप में होती हैं, यानी कि इन पर चार्ज आ जाता है। गैसें आवेशित हो जाती हैं, जैसे आपने देखा है
बिजली के दो आवेश होते हैं, एक धन होता है एक ऋण होता है, धनायन होता है एक ऋणायन होता है। इसी प्रकार से आयन मंडल में जो गैसें हैं वो आवेशित हो जाती है। हाँ, इसके साथ साथ जो आयन मंडल है इसको समताप मंडल भी कहते हैं। आयन मंडल को ही सॉरी समताप मंडल नहीं, ताप मंडल कहते हैं। आयन मंडल को ही ताप मंडल कहते हैं, क्योंकि यहां आयन मंडल में ऊंचाई के साथ ताप में वृद्धि होती है। आयन मंडल में ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है, और यह वृद्धि इतनी हो जाती है कि इसका जो ऊपरी सीमा है, आयन मंडल की जो ऊपरी सीमा है, वहां तापमान लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। और हो सकता है इसी ताप के कारण यहाँ की गैसें आवेशित हो जाती हैं, और इसी तापमान के कारण ही आयन मंडल को ताप मंडल भी कहते हैं। दूसरी एक विशेषता इसकी और है, जब गैसें आवेशित हो जाती हैं आयन मंडल की, तो आयन मंडल से जो रेडियो तरंगें होती हैं, रेडियो तरंगें आयन मंडल से परावर्तित होती हैं और परावर्तित होकर के पृथ्वी पर वापस आती हैं। रेडियो तरंगें परावर्तित। अब आप देखिए कि यदि आयन मंडल नहीं होता, रेडियो तरंगें परावर्तित नहीं होती, तो हमारे संचार उपकरण, हमारे रेडियो, बात कर रहे थे आयन मंडल की। आयन मंडल में हमने देखा कि आयन मंडल की ऊंचाई 80 से 400 किलोमीटर के बीच में है। इसे तापमंडल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आयन मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है, और आयन मंडल की ऊपरी सीमा तक तापमान लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो जाता है। यहाँ गैसें आवेशित रूप में होती हैं, आयन मंडल में सभी गैसें आवेशित रूप में है, और यहाँ से रेडियो तरंगें परिवर्तित होती हैं। रेडियो तरंगें परावर्तित होने के कारण ही हमारी पृथ्वी पर सभी संचार उपकरण काम कर पाते हैं और हमारी संचार व्यवस्था सुचारू रूप से काम करती है। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं पांचवा मंडल, वायुमंडल का पांचवा मंडल बहिर्मंडल। वायुमंडल का पांचवा मंडल है बहिर्मंडल या एक्सोस्फीयर। बहिर्मंडल आयन मंडल के ऊपर 10,000 किलोमीटर 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इस मंडल में वायु बहुत विरल अवस्था में पाई जाती है। सबसे ज्यादा सघन जो वायु है, सबसे ज्यादा सघन अवस्था में वायु पाई जाती है क्षोभमंडल में, और सबसे कम सघन अवस्था या सबसे विरल अवस्था में जो वायु पाई जाती है वो पाई जाती है अपने बहिर्मंडल में। 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई के पश्चात 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई के पश्चात अंतरिक्ष प्रारंभ हो जाता है और वायुमंडल यहीं समाप्त हो जाता है। एक बार आपको फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, वायु पर्यावरण की संरचना की हम बात कर रहे थे। पर्यावरण की संरचना को हमने 4 भागों में बांटा था, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और जैवमंडल। इनमें सबसे पहले हमने टॉपिक लिया था अपना वायुमंडल। वायुमंडल को भी हमने 5 भागों में बांटा, वायुमंडल को 5 मंडलों में बांटा। सबसे पहला क्षोभ मंडल, सबसे निचली परत, उससे ऊपर समताप मंडल, उससे ऊपर मध्यमंडल, उससे ऊपर आयन मंडल, और सबसे ऊपरी परत को हमने बहिर्मंडल नाम दिया, जो 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ वायुमंडल को खत्म करते हैं और अगले वीडियो में आपके लिए बाकी के जो बचे हैं स्थल मंडल, जल मंडल और जैव मंडल की बात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।